सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के घरों में इतना सोना पड़ा हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक के रिजर्व भी उसके सामने छोटे पड़ जाए, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा ना। लेकिन ये सच है। अमेरिका, जर्मनी और चाइना जैसे दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड होल्डर कंट्री का पूरा ऑफिशियल रिजर्व जोड़ दें, फिर भी जवाब है नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अकेले इंडियन हाउस होल्ड का गोल्ड दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े सेंट्रल बैंक के कंबाइंड ऑफिशियल रिजर्व से भी ज़्यादा है। और इस वजह से सरकार अब एक ऐसी पॉलिसी पर काम कर रही है जो सिर्फ गोल्ड मार्केट ही नहीं बल्कि रुपीज़, डॉलर इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट तक को इम्पैक्ट कर सकती है। नमस्कार, मैं मुकुल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2.0 की। लेकिन ये कोई नॉर्मल न्यूज़ नहीं है। आज हम समझेंगे सरकार अचानक सीरियस क्यों हुई है, इंडिया को घरों का सोना क्यों चाहिए, 2015 में भी ऐसा कुछ आया था, क्यों फेल हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके घर में गोल्ड ज्वेलरी रखी है तो क्या आपको इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। और एक और चीज चल रही है, सरकार आपका सोना लेना चाहती है, वो भी क्लियर करूंगा लास्ट में, ठीक है। 10 तारीख को हमारी स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस की क्लास शुरू हो रही है, जो लाइव होगी, जो मैं खुद लूंगा। पूरे 10 दिन क्लास चलती है। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाते हैं, स्क्रीनर देते हैं, रिवीजन देते हैं, उसका वीडियो भी देख सकते हैं, मेंटरशिप भी देते हैं। तो आपकी ट्रेडिंग को हम बिल्कुल आसान बताते हैं। जहाँ पर अभी मार्केट जहाँ पर खड़ा है, बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग और स्विंग और पोजिशनल सब का मौका ना जाए। 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। लिमिटेड सीट है और मौका ना जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक शॉकिंग डेटा है कि आज इंडिया के हाउस होल्ड के पास एस्टिमेटेड 25,000 से 30,000 टन गोल्ड है। और ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमारे अपने आरबीआई के पास सिर्फ 880 टन गोल्ड है। यानी अकेले इंडिया के जो घरों में गोल्ड पड़ा है आरबीआई के रिजर्व से 30 गुना ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये इंडियन इकोनॉमी में काम ही नहीं कर रहा। लॉकर में है, अलमारी में है, घर के वॉल्ट में पड़ा है, शादी के ज्वेलरी बॉक्स में पड़ा है और सालों तक पड़ा हुआ है। यानी एसेट तो है लेकिन प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, कहीं से पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। और यहीं से सरकार की सोच शुरू होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर में से एक है, करेक्ट। लेकिन मजेदार बात क्या है, हम गोल्ड प्रोड्यूस ही नहीं करते। जो भी डिमांड होती है उसका बड़ा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और हर साल 700 से 800 टन इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट किस में होता है, डॉलर में। और यहाँ से कहानी गोल्ड की रही नहीं जाती है, यहाँ से कहानी शुरू होती है डॉलर की। मान लीजिए इंडिया को बाहर से 10 बिलियन डॉलर का गोल्ड खरीदना है, पेमेंट किस में होगी, डॉलर में। मतलब इंडियन इंपोर्टर को पहले रुपीस बेचकर डॉलर खरीदना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा डॉलर की डिमांड होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, डॉलर महंगा होगा, रुपया कमज़ोर होगा। इस वजह से इकोनॉमिस्ट बार बार कहते हैं गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज का भी गेम है। और सिचुएशन अब सीरियस हुई जब रुपया क्या हुआ, डॉलर के अगेंस्ट 95 हुआ। यानी रुपया कमज़ोर, डॉलर मजबूत, राइट। अब यहाँ पर मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर लगभग 337 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, पिछले साल के 287 बिलियन डॉलर से काफ़ी ज़्यादा। और उस इंपोर्ट बिल में गोल्ड का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और इस वजह से मई महीने में सरकार ने क्या किया, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से सीधा 15% कर दिया, करेक्ट। अब क्या हुआ, ये दशकों की सबसे बड़ी हाइक थी, ये नोट कर लीजिएगा। इम्पैक्ट दिखा, मई में गोल्ड इंपोर्ट गिरकर 3.42 अरब डॉलर हो गया, जबकि अप्रैल में 5.63 अरब डॉलर था, 39% की गिरावट। पीएम मोदी ने कहा भैया गोल्ड ना खरीदिए एक साल तक, मई में कहा था, याद है, रुपए को सहारा मिले। तो अब आप समझ रहे होंगे सरकार को प्रॉब्लम गोल्ड से नहीं है, प्रॉब्लम है डॉलर के बाहर जाने से, राइट। यानी ये तो क्लियर है कि सरकार गोल्ड लेना नहीं चाहती है, सरकार डॉलर बचाना चाहती है। और ये दोनों बातें सुनने में सेम लगती है लेकिन मतलब बिल्कुल अलग अलग है। अगर घरों में पड़ा हुआ सोना इकोनॉमी में आए तो बाहर से नया सोना कम मंगवाना पड़ेगा, इंपोर्ट बिल कम होगा, डॉलर बचेगा, रुपीस पर प्रेशर भी कम होगा। यानी एक ही स्टेप से सरकार कई प्रॉब्लम सॉर्ट कर लेगी। लेकिन तुरंत ड्यूटी बढ़ाने से एक और चीज़ समझ में आई कि सिर्फ ड्यूटी बढ़ाने से लोग गोल्ड खरीदना बंद नहीं करेंगे। इंडियन फैमिली के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, शादी है, ट्रेडिशन है, सिक्योरिटी है, स्टेटस है। और कई लोगों के लिए इमरजेंसी फंड भी है। डिमांड वैसे ही बनी रही चाहे वो ब्लैक के रास्ते से हो। तो सरकार के पास ऑप्शन क्या था, जो सोना ऑलरेडी इंडिया के अंदर है उसको दोबारा इकोनॉमी में लाए। और यहाँ से शुरू हुई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2। ये नया नहीं है, सरकार इससे पहले भी कोशिश कर चुकी है। 2015 में जब ये स्कीम आई थी, एक्सपेक्टेशन बहुत थी, रिजल्ट फालतू। पूरे 11 साल में सिर्फ 39 टन गोल्ड सिस्टम में आया। तो जब इंडिया के घरों में 25,000 से 30,000 टन गोल्ड पर आए तो 39 टन क्यों आया, कहाँ गलती हुई। और इस बार सरकार कैसे सुधारेगी ये समझना जरूरी है और आपको डिसाइड करना है इससे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले एक बात क्लियर है कि ये स्कीम कंपलसरी नहीं है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई आपसे गोल्ड नहीं ले सकता है। ये पूरी तरीके से वॉलेंट्री स्कीम है, डिसीजन 100% आपका होगा। अब मान लीजिए कि आपके घर में 150 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है, पिछले 15 सालों से लॉकर में पड़ी है, ना कोई इनकम ना कोई प्रोडक्टिविटी है। सरकार का कहना है अगर आप चाहें तो इसे गोल्ड को इकोनॉमी का हिस्सा बनाएं और बदले में इंटरेस्ट पाएं। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन प्रोसेस इंटरेस्टिंग है। अभी मीडिया की रिपोर्ट कहती है इस बार सबसे बड़ा चेंज ज्वेलर्स की एंट्री हो सकती है। पहले गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में आपका बैंक या सर्टिफाइड कलेक्शन सेंटर, आपको वहां जाना पड़ता था। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हर सिटी में सेंटर नहीं, लोगों को प्रोसेस समझ में नहीं, इस वजह से पार्टिसिपेशन कम। सरकार ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा। अब सोचिए कि आप अपने ट्रस्टेड ज्वेलर के पास जाते हैं, सबसे पहले आपके गोल्ड का वेट चेक करेगा, उसके बाद प्योरिटी टेस्ट करेगा कि 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 24 कैरेट है, सब वेरीफाई होगा। फिर उसका प्रॉपर डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा। उसके बाद गोल्ड ऑथराइज रिफाइनर के पास जाएगा जो उसे मेल्ट करके प्यूरिटी स्टैंडर्ड करेगा और फिर वही रिफाइंड गोल्ड बैंकिंग सिस्टम या ज्वेलरी इंडस्ट्री के काम आएगा। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए कि अगर आप ज्वेलरी डिपॉजिट करते हैं तो आपको वही ज्वेलरी वापस नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा इमोशनल इशू होगा। ज्वेलरी मेल्ट हो जाएगी, बाद में इक्विवेलेंट वैल्यू या इक्विवेलेंट क्वांटिटी के हिसाब से सेटलमेंट होगा। इस वजह से बहुत से लोग अपनी शादी की ज्वेलरी या फैमिली की जो इनहेरिटेंस होती है कभी डिपॉजिट नहीं करते। और जेन्युइन बात भी है यार, मैं भी कहाँ करूँगा। तो सवाल है कि आपको बदले में मिलेगा क्या। प्रीवियस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट मिलता था, इस बार भी एक्सपेक्टेशन यही है कि डिपॉजिटर को इंटरेस्ट या रिटर्न दिया जाएगा, लेकिन कितना मिलेगा, कितने साल का लॉक इन होगा, टैक्स रूल क्या होगा, प्री मैच्योर विड्रॉल होगा या नहीं होगा, ये सब सरकार के फाइनल नोटिफिकेशन के बाद क्लियर होगा, जिसका हमें इंतज़ार है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही है, आप उस पर बिल्कुल मत जाइए। ऑफिशियल न्यूज़ का हम भी वेट कर रहे हैं। ज्वेलर्स को भी कलेक्शन और हैंडलिंग फ़ी मिल सकती है, बैंक के पास डोमेस्टिक गोल्ड आ जाएगा, रिफाइनर को बिजनेस मिलेगा, ज्वेलरी मैन्युफैक्चर को इम्पोर्टेड गोल्ड की जगह गोल्ड का रिफाइंड, इंडिया का रिफाइंड गोल्ड मिलेगा ना। तो इतने सारे बेनिफिट है, तो फिर 2015 में फेल क्यों हो गया। रीज़न बहुत है। पहला, इमोशन। इंडिया में गोल्ड इन्वेस्टमेंट कम, फैमिली लेगेसी ज़्यादा है, माँ की ज्वेलरी, दादी की निशानी। दूसरी वजह, इंटरेस्ट बहुत कम था उस समय, लोगों ने सोचा इतने कम इंटरेस्ट के लिए ज्वेलरी देने का रिस्क क्यों लें। तीसरी वजह, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड, बैंक में जाओ, फॉर्म भरो, KYC करो, कलेक्शन सेंटर जाओ, टेस्टिंग करो, वेटिंग करो, आम आदमी पगला जाए। चौथी वजह, अवेयरनेस ही नहीं थी, कई लोगों को स्कीम के बारे में पता नहीं था, सोशल मीडिया उस समय नहीं था ना, अब तो सोशल मीडिया आ गया। पांचवी वजह, नियरेस्ट जो कलेक्शन सेंटर कुछ नहीं था, स्मॉल सिटी टाउन के लिए पार्टिसिपेशन बहुत मुश्किल था। छठी वजह, टैक्स और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भयंकर कन्फ्यूजन था। ठीक है। सातवीं, ट्रस्ट, लोगों को सरकार पर ट्रस्ट ही नहीं था, अपने ज्वेलर पे भरोसा है, सरकार पे नहीं। और शायद इसलिए इस बार ज्वेलर्स को प्रोसेस में इंक्लूड करने की प्लानिंग है। सरकार का मानना है जिस ज्वेलर से आदमी 20 साल से ज्वेलरी खरीद रहा है उसके थ्रू पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग डेटा, पिछले स्कीम लगभग 11 साल में 39 टन मैंने बताया गोल्ड आया, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सरकार का टारगेट 1000 टन से ज़्यादा गोल्ड को लाने का है। 39 टन से 1000 टन, 25 गुना। टाइमिंग भी सोच समझ कर है। कैसे? अरे रक्षाबंधन से लेके धनतेरस, दीपावली तक लंबी फेस्टिवल लाइन है, जब इंडिया में गोल्ड सबसे ज्यादा बिकता है। तो यानी अगर सरकार ने टाइम पे मौका मारा, सही तरीके से चौका लगाया, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अब देखना है कि ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसी स्कीम आती है, आपके लिए कितनी अच्छी रहती है। आपको क्या लगता है ये सक्सेस होगी या नहीं, कमेंट में बताइएगा। मान लीजिए सरकार अपने टारगेट का सिर्फ आधा भी अचीव कर ले, यानी 1000 टन नहीं, 500 टन भी सिस्टम में ले आए। पता है आपको इसका मतलब क्या है? ज्वेलर्स को नया इंपोर्टेड गोल्ड खरीदने की ज़रूरत कम पड़ेगी, बैंक के पास डोमेस्टिक गोल्ड अवेलेबल होगा, रिफाइनर के पास काम बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात, इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। सरकार का असली टारगेट पूरा। गोल्ड इंपोर्ट कम होगा तो डॉलर की डिमांड भी कम होगी, डॉलर की डिमांड कम होगी तो रुपीज़ पर प्रेशर कम पड़ेगा, रुपीज़ स्टेबल रहेगा तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम होगी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम होगी तो क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी इंपोर्टेड चीज़ों की कॉस्ट पर भी पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। यानी एक पॉलिसी का इफेक्ट सिर्फ गोल्ड मार्केट तक नहीं, पूरी इकोनॉमी तक पहुंच सकता है अगर सही तरीके से काम हुआ तो। इसलिए इकोनॉमिस्ट इस पॉलिसी को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अब अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो सबसे पहला सेक्टर है ज्वेलरी कंपनियां। अगर डोमेस्टिक गोल्ड इजीली अवेलेबल होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो जो कंपनियां हैं उनको रॉ मटेरियल सोर्सिंग में बेनिफिट होगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि फाइनल पॉलिसी स्ट्रक्चर क्या है।
दूसरा बैंक, अगर बैंक के थ्रू गोल्ड डिपॉजिट बढ़ते हैं तो उनके पास नया फंडिंग सोर्स आएगा, गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट बढ़ेंगे। तीसरा है रिफाइनिंग बुलियन इकोसिस्टम, अगर लाखों लोग स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं तो प्यूरिटी टेस्टिंग, रिफाइनिंग, स्टोरेज, सर्टिफिकेशन, सबका बिजनेस बढ़ेगा, यानी पूरी वैल्यू चेन को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हर पॉलिसी के दो साइड होते हैं, इस पॉलिसी के भी कुछ रिस्क हैं और ये समझना ज़रूरी है। रिस्क नंबर 1, इमोशनल लॉस। अगर आप शादी के गहने या फैमिली इनहेरिटेंस से डिपॉजिट करते हो तो याद रखिए ज्वेलरी मेल्ट हो सकती है, आपको वही डिज़ाइन नहीं मिलेगा, सिर्फ इक्विवेलेंट गोल्ड या सेटलमेंट मिलेगा और ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। रिस्क नंबर 2, इंटरेस्ट वर्सेस ज्वेलरी वैल्यू। मान लीजिए सरकार 2% या 3% इंटरेस्ट ऑफर करती है, अब आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या इतना रिटर्न आपके ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज, डिज़ाइन, इमोशनल वैल्यू को जस्टिफाई करता है? हर फैमिली का आंसर अलग होगा। रिस्क नंबर 3, रूल अभी आए ही नहीं है, इंटरेस्ट कितना होगा, लॉक इन क्या होगा, टैक्सेशन क्या होगा, प्री मैच्योर विड्रॉल होगा या नहीं होगा, ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा। इसलिए अभी किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड, यूट्यूब शॉर्ट देखकर डिसीजन मत लीजिए। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बहुत लोग कह रहे हैं सरकार घर घर का सोना कलेक्ट करेगी, बिल्कुल गलत। ये स्कीम वॉलंटरी है, मतलब अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो कोई आपका सोना ले नहीं सकता है, ना लॉकर चेंज होगा, ना कोई ज़बरदस्ती होगी। ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह होगा, इसमें पार्टिसिपेट करना ना करना आपकी चॉइस होने वाली है। अब आता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर, अगर मेरे घर में सोना है तो मैं क्या करूँगा? मेरा जवाब बहुत सिंपल है, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करूँगा और 3 चीज़ें कंपेयर करूँगा। पहला इंटरेस्ट रेट, दूसरा टैक्स रूल और तीसरा क्या मेरा गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट का है या मेरी कोई इमोशनल अटैचमेंट भी है। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट पर्पस का गोल्ड बार या कॉइन है तो मैं स्कीम को इवेल्युएट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर बात शादी के गहनों, फैमिली ज्वेलरी की होगी, सिर्फ इंटरेस्ट देखकर डिसीजन लेना शायद सही नहीं होगा। एक बात और, बहुत लोग इस स्कीम को सिर्फ गोल्ड स्कीम समझ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये असल में डॉलर सेविंग स्कीम है। सरकार का टारगेट ज्वेलरी नहीं है, सरकार का टारगेट गोल्ड इंपोर्ट करना है, डॉलर बचाना है, रुपए को सपोर्ट करना है, यानी ये पॉलिसी रियल इकोनॉमिक्स है। तो मुझे लगता है सरकार की डायरेक्शन सोच सही है, सरकार की सोच सही है। इंडिया को लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं देखो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, लेकिन इंडिया में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशन है, ट्रेडिशन है, फैमिली लेगेसी है। तो जब तक पॉलिसी इमोशन और इकोनॉमिक्स के बीच बैलेंस नहीं बनेगी, सक्सेस नहीं हो सकती है। तो वेट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। ये आप शेयर करेंगे तभी इतने डिटेल में उनका कन्फ्यूज़न क्लियर हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।